नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और सिर्फ 148 दिन रह गए हैं देश के अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। और वो आंकड़ा इसलिए क्योंकि 21 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी। लिहाजा अगर उसे मापदंड माना जाए तो संभवतः देश का अगला प्रधानमंत्री 21 मई 2014 को शपथ ले सकता है। और आज जिस घटनाक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बताने से पहले अगर आपने सुना होगा केजरीवाल साहब को जब वो उपराज्यपाल से मिलके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो सवाल यहां पर ये कि राष्ट्रपति के शब्द का एक तरह से कहकर कहीं उन्होंने अपने दिल के अंदर छुपी भावनाओं का इजहार तो नहीं कर दिया। मगर पहले हम सिलसिलेवार तरीके से आज के घटनाक्रम को आपके सामने बताना चाहते हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक होती रही। इस बैठक करीब 11:15 मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आए, जिसमें उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि वो पार्टी बनाने का दावा ठोक रहे हैं, जिससे एक तरह से जश्न आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुआ। उसके बाद वो सीधे उन्होंने रुख किया उपराज्यपाल महोदय का। मनीष सिसोदिया ने कहा इस छोटे संबोधन में कि केजरीवाल ही होंगे मुख्यमंत्री और तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उस पे भी पूर्ण विराम लग गया। सभी नेता दावा पेश करने राजभवन पहुंच गए और उसका लगातार कवरेज आपने एबीपी न्यूज पर देखा। अपनी तरफ से केजरीवाल ने उपराज्यपाल महोदय को भी कहा कि हम रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो तय करेंगे और अभी शपथ ग्रहण की तारीख जो है वो फिलहाल तय नहीं है। और केजरीवाल के तमाम विधायकों को फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के वो आके उनसे मिल रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में जो है शपथ लेने वाले हैं पूरी भीड़ के सामने, क्योंकि रामलीला मैदान से ज्यादा जो भव्य मंजर है उन्हें कहीं नहीं हासिल होने वाला है। और केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा ठुकरा दी। मगर जो सवाल हम यहां खड़ा कर रहे हैं, सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं कि क्या केजरीवाल मोदी के मिशन 2072 में आड़े आ सकते हैं? जी हां, आज 2014 माफ कीजिएगा आड़े आ सकते हैं। क्या केजरीवाल वाकई ग्रहण साबित हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए? और नरेंद्र मोदी क्या उसके चलते अपनी रणनीति बदलेंगे? यह सवाल लाजमी हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो हम एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे आम आदमी पार्टी को, मगर उसने चमत्कार किया और हमारे सामने नतीजा है। तो क्या अगर 10-15 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में असर डाल देते हैं केजरीवाल, तो क्या इसका असर मोदी की महत्वाकांक्षाओं पर पड़ेगा? तमाम खास मेहमान यहां मेरे साथ मौजूद हैं। 3 राजनीतिक मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं अभी राष्ट्रपति महोदय से मिला, सॉरी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला अभी। उपराज्यपाल को राष्ट्रपति कहते समय हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जुबान फिसल गई हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल के दिल की बात गलती से जुबान पर आ गई है। मैं अभी राष्ट्रपति महोदय से मिला, सॉरी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला अभी। आपको बता दें कि पीएम बनते समय राजनेता राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो क्या अरविंद के दिल में कहीं न कहीं पीएम बनने का ख्वाब छुपा हुआ है जो अनजाने में उनकी जुबान पर आ गया? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा अटकाने जा रहे हैं? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार बनाने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। ऐसा लगता है कि 100 सीटों पे हम लोग लड़ सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, ये संख्या और बढ़ भी सकती है। अपनी रणनीति का आंशिक खुलासा करते हुए संजय सिंह ने ये भी कहा कि उनका जोर गुजरात सहित सभी हिंदी भाषी राज्यों पर रहने वाला है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, खास करके उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, अपना राजस्थान है, इन सारे प्रदेश के लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंगें तय कर ली। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी का भी पूरा जोर इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों पर है। खास बात, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक लोकसभा की कुल 131 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी का खेल खराब किया है, उसी तरह वो इन 131 सीटों पर भी कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा कर सकते हैं।
इसी तरह देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 200 सीटों पर शहरी और कस्बाई मतदाताओं का प्रभाव है, जिनके बीच आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने भी अरविंद केजरीवाल को मोदी के लिए खतरा बताते हुए लिखा है, देश के 53 शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन लोगों के बीच आपकी जबरदस्त लोकप्रियता है। अगर इन लोगों के सहारे आप 20 से 40 सीटें जीत लेती है तो मोदी ने जो सीटों का टारगेट किया है वो शायद पूरा नहीं हो पाए। तो सवाल ये कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ग्रहण साबित हो सकते हैं मोदी के मिशन 2072 को? नलिन कोहली, रागिनी नायक और आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नलिन जी आपका रुख करना चाहूंगा। जैसे कि हमने संजय सिंह को सुना, हिंदी भाषी 100 सीट, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक ऐसा आंकड़ा है जहां बीजेपी को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि शहरी वोटर, जागरूक वोटर, ये जो वोटर है आप में और केजरीवाल के वोटर्स में एक किस्म की ओवरलैपिंग है। मानेंगे आप इस बात को? मैं एक आधा मिनट इस पे बोलना चाहूंगा और भावनाओं की जगह कुछ तर्कों पे बोलना चाहूंगा। पहली बात है, ओवरलैपिंग वोट तो कांग्रेस भाजपा के बीच भी है, और अगर आप देखेंगे इन चुनाव के नतीजे तो मोदी जी ने जैसे उस दिन ट्वीट किया था, लगभग 590 सीटों में हमारे 408 सीट आए हैं। और आप भूल रहे हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में 12% तक हमारा वोट इंक्रीज हुआ है, हालांकि ये लोकसभा नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी 8% हमारा वोट पड़ा है। दिल्ली में जरूर 2% हमारा वोट गिरा है। तो इस बात को अगर हम देखेंगे तो दिल्ली के आंकड़ों को लेकर पूरे देश पर एक चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चर्चा करने में, कर रहे हैं लेकिन देश के आंकड़े और अन्य राज्यों के आंकड़े आम कुछ नहीं आदमी पार्टी की मौजूदगी को असंभव माना था नलिन जी, बावजूद उसके दस्तक दी। शहरी इलाकों में हम एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, सोशल मीडिया जिस मर्जी के जरिए, तो उसे आप सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं? आशा की मैं सिरे से खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं मात्र जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं मानता हूं हर पार्टी का अधिकार है चुनाव में उतरना, लेकिन आप शायद जहां पर स्वामीनाथन जी और अन्य लोगों को इकोनॉमिक टाइम्स से कोट कर रहे हैं, तो शायद आपको यह भी कोट करना चाहिए था कि इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपा था कि 33 से 35% आपके वोटर, आम आदमी पार्टी के वोटर मोदी जी को ही वोट देंगे लोकसभा में। तो यदि हमें चर्चा करने तो हर पहलू पर चर्चा करना पड़ेगा। ऐसा है कि आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी तो कहते नहीं है। आंकड़े को आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 2 राज्य जहां पर मुख्यमंत्री आपके नहीं थे और सघन प्रचार किया आपके प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी ने, वहां एक राज्य में आपका वोट 12% बढ़ा, दूसरे राज्य में तमाम प्रचार के बावजूद आपका वोट 2% घटा। पहली बात यह। दूसरी, अगर आप देखें कि जिस तरह का वोटर है, आपको जो वोटर नरेंद्र मोदी को सीधा प्रभावित होता है, उसमें आप देखिए शहरी युवा, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास और कुछ वो लोग जो नोटा कैटेगरी में आते हैं, जिनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आती, उनको अब एक नरेंद्र मोदी पसंद आने लगे हैं। ये काम बहुत ज्यादा और बहुत सटीक तरीके से आप भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अभिसार कह रहे थे ओवरलैप वाली बात, तो वहां वो मेल खाती है जी। तो पूरी तस्वीर देखनी जरूरी है। दिबांग जी वही बात मैं भी कह रहा हूं। आप उदाहरण ले रहे हैं 2 राज्यों के जहां पर हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे। दिल्ली में हमारी सीटें बड़ी हैं, हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद अनफॉर्चुनेटली नहीं 36 के आंकड़े पे पहुंच पाए, लेकिन 23 से 32 तक तो हम पहुंचे और हमारा वोट शेयर 2% को आप कैसे नकार सकते हैं? लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर। चलिए, हमारे पास सौरभ भारद्वाज भी हैं। सौरभ भारद्वाज, जिस बात का जिक्र अभी बिल्कुल नहीं रहा हूं, जिस बात का जिक्र अभी नलिन कोहली ने किया, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा समर्थक, जागरूक युवा समर्थक जो है, वो नरेंद्र मोदी का भी प्रशंसक है। तो 2014 में क्या आपको लगता है वो एक चिंताजनक बात है आपकी लोकसभा को लेकर, जो महत्वाकांक्षा है उसे लेकर? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप जिस तरह से आप वोट को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि विधानसभा में इतने वोट आए तो लोकसभा में इतने वोट आएंगे, उसका एक सीधा उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं कि 1 साल पहले एमसीडी के चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी नहीं थी और उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती। मगर आप एमसीडी के चुनावों का नतीजा
विधानसभा में सौरभ, आप शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाए। आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए सौरभ। मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी का जो समर्थक है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मोदी समर्थक भी है, और क्या यह वजह नहीं है कि फिर 2014 में आपकी महत्वाकांक्षाओं पर उसका असर पड़ सकता है? रागिनी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रीजन अलग ये है, मैं बताता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जो बीजेपी की राजनीति है या नरेंद्र मोदी जी की राजनीति है वो है कांग्रेस मुक्त भारत। तो इन दोनों आइडियोलॉजी के अंदर काफी फर्क है। कैसे फर्क और मुझे लगता है समझदार दोनों ही नेता स्टेटस क्वो को चुनौती दे रहे हैं। इस फर्क को समझेगा। कैसे फर्क है? जी, दोनों ही नेता स्टेटस क्वो को चुनौती दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। चलिए रागिनी नायक, कुछ दिनों पहले हम बात करते थे मोदी बनाम राहुल, अब धीरे धीरे जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है मोदी बनाम केजरीवाल। राहुल कहां पिछड़ गए और क्यों? आपके सवाल पे आने से पहले थोड़ी सी भूमिका मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बेनिफिट ऑफ द डाउट के लिए बहुत समय तक खेलते रहे। तो आज की भी जो सिचुएशन है, आज की जो परिस्थिति है जहां से आपने इस वाद विवाद को शुरू किया था, बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दिया जा सकता था उन्हें कि हो सकता है जबान फिसल गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है एक बड़ा परिदृश्य अगर हम देखें कि राजनीति एक पूरे देश के स्तर पर अपने राजनीतिक प्रभाव की छाप छोड़ना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो उसमें दिक्कत क्या है रागिनी? हमारे सामने ये भी है कि लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, इसके ऊपर नहीं सुनिए ना, इसके ऊपर कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने आप शायद बंद कमरे में ही ये निर्णय ले लिया कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी तक जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही कहते रहे, आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कहते रहे कि ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे केजरीवाल। लेकिन अब कहीं ना कहीं नवीन कोहली जी की भी थोड़ी सी तिलमिलाहट देखकर ये बात स्पष्ट होती है कि घंटी जो है खतरे की वो भारतीय जनता पार्टी के कानों में भी बज रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि अगले 6 महीनों में जो अग्नि परीक्षा है अरविंद केजरीवाल जी की, वो बहुत कुछ तय करने वाली है कि देश की राजनीति में भी क्या परिस्थिति बनती है, किस तरीके से अपने आदर्शवाद को वो यथार्थवाद में परिवर्तित करते हैं, कितनी व्यावहारिकता रहती है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। नलिन कोहली, आप जानते हैं आपके लिए चिंता की बात क्या है कि संभवतः जिस अग्नि परीक्षा की बात पहुंच सकता है, जहां तक नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव। अभिसार जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जहां तक नरेंद्र मोदी थोड़ा संक्षिप्त में कहिए, प्रभाव की बात नलिन जी कर रहे थे। नलिन, हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में नलिन जी, तो 30 सेकंड का समय लूंगी। रोहिणी की एक सीट थी दिल्ली में जहां पर नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशनल बैस्टियन हम वो जानते हैं, हम वो जानते हैं बिल्कुल। नलिन कोहली, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। नलिन कोहली, वहां पर भी विद्यार्थी परिषद नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद हार गया। जी मैं समझ गया आपकी बात। ये जो बड़ा गुब्बारा है नरेंद्र मोदी जी नलिन के प्रभाव का, उसकी हवा नलिन कोहली, मेरे ख्याल से मोदी बनाम केजरीवाल का युद्ध अगर वाकई आपको देखना है तो सोशल मीडिया में बहुत साक्षात है। वहां दोनों समर्थक कट्टर हैं, दोनों समर्थक जो हैं व्यक्ति विशेष के प्रति उनकी वफादारियां हैं, और यही वजह है कि ये जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प और अपने आप में गंभीर होने वाली है। और क्या इसमें आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है थोड़ा कम है और यहां पर केजरीवाल स्कोर कर सकते हैं? मैं इसका 3-4 संक्षिप्त वाक्यों में जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये कि हर चुनाव बहुत दिलचस्प होता है और उसका हर वर्ग जो है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जमीन पे हो, कुछ भी हो। अगर आप सोशल मीडिया का एक उदाहरण दे रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दूसरी तरफ मोदी जी की सभाओं का उदाहरण भी लेना चाहिए। हमारे पास युवराज, कई लोगों ने बहुत सभाएं की हैं कांग्रेस की तरफ से। उत्साह, भीड़, ये सब जो है आपके कैमरे में छिपा हुआ है, खुला हुआ है, देश पे दिखा हुआ है। तो दूसरी बात है कि इसको मतलब पूरा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं केजरीवाल बनाम मोदी जी, ठीक है, एक चर्चा का विषय हो सकता है। अभी देखते हैं कि इनके प्रत्याशी हैं क्या। कम से कम आप उसे खारिज नहीं कर रहे हैं नलिन जी। मुझे आपसे सवाल पूछना बात लगती है कि कांग्रेस नहीं खारिज नहीं करा,
मैं एक मिनट बस अपनी बात पूरी कर दूं। मैं रागिनी जी, ऐसा है, एक सेंटेंस ऐसा है, मुझे आप अपनी बात पूरी करने का प्रयास करने दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लेते हैं। अरे सवाल आप दो पूछ लीजिए। अरे विजय जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और आज आम आदमी पार्टी बच्चों के कस्मों के बाद, कई वादों के बाद एक साथ एक गठबंधन में है। देश का जो टोटल चुनाव ये हुआ, ये एंटी कांग्रेस वोट था। दिल्ली को इंक्लूड करके हर जगह स्पष्ट है, कांग्रेस 21 सीटों पे आ गई है। राजस्थान में कांग्रेस जो है लिटरली 53 सीटों पे घट के आ गई है। मध्य प्रदेश में 38 सीटों पे आ गई है। छत्तीसगढ़ में 39 सीटों पे। तो आप इसमें मुझे बताइए, आज इन दोनों का गठबंधन है, कुछ दिनों बाद देखते हैं इनका कैसा गठबंधन चलता है, क्योंकि हम तो शुरू से एक बात को रख रहे हैं, हमें चिंता है कहीं ना कहीं इन दोनों की साठ बांट शुरू में तो नहीं थी, इसका भी तो मुझे लगता है खामियाजा। नलिन जी, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके सबूत बहुत पुख्ता नहीं है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो नरेंद्र मोदी पर 26 दिसंबर को फैसला। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है और 26 दिसंबर को मोदी पर आएगा फैसला। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट सीधे रुख करना चाहेंगे ब्रजेश का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। ब्रजेश, जानकारी क्या है, तफसील से बताइए। देखिए अभी सर, अब पुख्ता तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि 26 दिसंबर को आखिरकार जो अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, कोर्ट नंबर 11 के जो जज हैं विजय गणात्रा, वह उस मसले पर फैसला सुनाने जा रहे हैं जो कि काफी बड़े पैमाने पर मोदी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जाकिया जाफरी, जो कि गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए थे एहसान जाफरी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, उनकी विधवा हैं, उन्होंने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मोदी सहित 62 लोग गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे उसकी व्यापक साजिश के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत हजारों लोगों की जान गई थी। उस मामले में एसआईटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, उसने अपनी जांच की और जांच में मोदी सहित ज्यादातर लोगों को ये कहते हुए क्लीन दे दी थी कि इनके सामने कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है जिसमें कि इनके सामने मामला चलाया जा सके। उस मामले पर जो है वह क्लोजर रिपोर्ट अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सबमिट की गई, जिसको की चुनौती दी जाकिया जाफरी ने। और आखिरकार अब फैसले की घड़ी आ गई है। 26 तारीख को जो विजय गणात्रा, जो कि जज है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के, वह फैसला सुनाने जा रहे हैं, जिसका कि काफी महत्वपूर्ण असर हो सकता है मोदी की सियासत को लेकर। मोदी की सियासत को लेकर, मगर सवाल ये कि जब ये मुद्दा 2014 से ठीक पहले आएगा तो क्या ये उनकी महत्वाकांक्षाओं पर असर डाल सकता है? हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बड़ा सवाल यहां पर विजय, इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी को ऑक्यूपाई कर सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर एक हल्का सा अंकुश या विराम डाल सकता है? नहीं, जाहिरा तौर पर अगर अदालत ये कहती है कि मामले को दोबारा से सुना जाए तो स्वाभाविक रूप से कि नए सिरे से नई जो चीज़ें हैं वो दोबारा शुरू होंगी और मोदी की महत्वाकांक्षा पर कहीं ना कहीं असर होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि मोदी बनाम केजरीवाल की, मुझे लगता है ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो सकता है क्योंकि मोदी सत्ता में बदलाव की बात करते हैं, केजरीवाल सिस्टम में बदलाव की बात करते हैं। और उन बड़े महानगरों में ये लोगों को ये जो चीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लड़कों को, युवकों को। लेकिन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो सिस्टम में बदलाव की जो शुरुआत की, जो उनको मौका दिल्ली में मिला है, वो अगले 2-2.5 महीनों में उस पर कितना खरा उतर पाए। वो कितना खरा उतरते हैं? मोदी बनाम केजरीवाल, फर्क क्या है दोनों के अप्रोच में, अगर एक बुनियादी फर्क पूछूं आपसे? देखिए, दोनों में अंतर यह है कि मोदी जो है जहां पूरे देश में है, वहाँ केजरीवाल का काम आमतौर पे दिल्ली में रहा है। हालांकि ये कहते हैं कि इन्होंने 309 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, तो लेकिन उसको अभी असर देखना है। और मोदी एक तरीके से अपने कामकाज को लोगों के सामने बता चुके हैं और केजरीवाल को अभी जो 2-3 महीने आएंगे लोकसभा चुनाव के पहले, उसमें अपने को परफॉर्म करके दिखा। क्या केजरीवाल जो हैं राष्ट्रीय तौर पर फुस साबित हो सकते हैं? नहीं, केजरीवाल और मोदी के बीच में एक जो फर्क है वो ये है कि विफल होते उदारीकरण को मोदी के रूप में एक जो है प्रतीक मिल रहा है सफलता के लिए। उसी फ्रेमवर्क में केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पर कोई सांप्रदायिकता का कोई धब्बा नहीं है, फांसीवाद का कोई धब्बा नहीं है और अभी वो आजमाए भी नहीं गए हैं। इसलिए केजरीवाल के प्रति लोगों में ललक ज़्यादा है और उनकी क्रेडिबिलिटी मोदी के मुकाबले ज़्यादा है। कम से कम शहरी वोटर या वो वोटर जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। युवा आज परिवर्तन चाहता है और दो डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट मोदी, इट इज चेंज, होप दोनों में भी है।
बट व्हेन वी टॉक अबाउट केजरीवाल इट इज अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। सो यहाँ पे अलग है, मीन्स जैसे कि सत्ता परिवर्तन और सिस्टम परिवर्तन की बात है। लेकिन जरूर सोशल मीडिया में और युवाओं में केजरीवाल की एंट्री से मोदी जी के इसमें फर्क पड़ेगा और ये सामने सामने लड़ाई होंगे। और ये इंटरेस्टिंग होगा भी, अब केजरीवाल विल बी टेस्टेड अगेंस्ट मोदीज एक्सपीरियंस विद द क्लीन कैरेक्टर ऑफ केजरीवाल। क्या ये मुकाबला अपने आप में जायज है? क्या ये ज्यादती नहीं होगी नरेंद्र मोदी के साथ? नहीं, एकदम जायज मुकाबला है, क्योंकि ये अरविंद एक नई तरह की राजनीति के द्योतक हैं और मोदी जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति को ही कॉपी करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पर कि उपासनी जी की कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी पृष्ठभूमि को लेकर काफी गर्व से, मैं आम आदमी, मैं एक चाय वाला था जो आज एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, दोनों में ये चीज दिखाई देता है जो आम इंसान को अपील करता है? निश्चित रूप से दोनों, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो, व्यक्तिगत रूप से और अपने कामकाज के जरिए दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ अच्छी बात जो शहरी मतदाता ने उनको समर्थन दिया वो दो बातों पे दिया है। एक तो ये कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जो उन्होंने जिसको दिल्ली में जिसका प्रदर्शन किया, और दूसरा इलेक्शन में पैसे और ताकत का खेल बंद किया। ये दो चीजें लोगों को बहुत अपील करती है और शहरी मतदाताओं को ज्यादा। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और लोगों से अपील, नलिन कोहली, दो चीजों जिससे यहां पर हमारे एक पैनलिस्ट उपासनी जी की राय है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और पैसे के खेल को चुनावों में कम करना, इस पे केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। पहली बात अभिसार भाई की एक शब्द का प्रयोग किया गया, सिस्टम परिवर्तन वर्सेस सत्ता परिवर्तन। यदि आप गुजरात के टोटल डेवलपमेंटल मॉडल को देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस के भी कई राज्य रहे, केंद्र में भी है वो सत्ता में, तो सिस्टम में परिवर्तन ही तो हुआ होगा, तो जो यहां पर काम ऐसा हुआ है। तो मतलब मुझे लगता है ये डेफिनेशंस बन रहे हैं। जहां तक मैंने इस बात को रखा, पहले भी रख रहा हूं, अब भी रख रहा हूं, कि आप जो है दिल्ली के चुनाव के नतीजे, 7 लोकसभा सीटों के चुनाव के नतीजे पूरे भारत पर लगाकर एक आकलन कर रहे हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का, उसका भी आप ऐसे नहीं खींच कर सकते कि हमें जो है हर, मतलब देखिए इस बात को मैं जो बार बार कह रहा हूं, वोट एंटी कांग्रेस रहा, उसमें 410 सीट लगभग 490 में से 70% बीजेपी को गए। और अभी अगर एक विकल्प मिल जाता है शहरी मतदाता को नलिन कोहली जी, तो वो विकल्प जो है उस पर वो विश्वास करेगा, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल आपके लिए अच्छी खबर नहीं है दिल्ली में। नहीं, मैं इसका भी जवाब देता हूं इसी आकलन का, कि यदि आप विकल्प की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने उस वैकल्पिक राजनीति को प्रस्तुत किया पूरे सरकार के लिए, वही उनका था। देश भर की जब बात कर रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी हमारी तरफ से लगातार चली। अभी हमारे प्रत्याशी उतरे भी नहीं है, घोषणा होने लग जाएंगी इन प्रत्याशियों की। तो इस सब का यदि आप चर्चा करना चाहें तो मुझे लगता है कुछ ग्राउंड पे काम हो, उसके बाद हम लोग उसके बाद चर्चा होगी। चलिए अपने पैनलिस्ट से भी जी अशोक। नलिन भाई, बार बार आप कह रहे हैं कि इतने विधायक हमारे पास आए, 4 राज्यों के चुनाव, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दोनों राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, जहां तीसरा कोई था ही नहीं अल्टरनेट। जहां अल्टरनेट लोगों के पास आया, लोगों ने लिया है। जो सवाल अभी हमने किया, गुजरात में भी अल्टरनेट नहीं था। यदि केजरीवाल ने 26 जगह पे गुजरात में लड़ने के लिए बात कही, तो ये बात आप भी जान लीजिए, आने वाले चुनाव में मोदी जी को गुजरात में भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत संक्षिप्त में आप इसका जवाब दें। सौरभ से भी मुझे एक सवाल पूछना है, बोलिए जी। एक लाइन जी, आप एक लाइन मात्र इतना कि गुजरात के चुनाव में एक विकल्प आया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, और किसी ने आम आदमी पार्टी को रोका नहीं कि वो इस विकल्प के रूप में इन चुनावों में उतर सकते थे। तो जहां उतरे नहीं, अभी तो लोकसभा की तो बहुत बड़ी चुनाव की तैयारी है। सौरभ भारद्वाज, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप जो हैं बहुत खामोश बैठे हैं मोदी के सवाल पर, आपके मैं आ रहा हूं रागिनी, मैं जरा क्या बात है कि मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता इतने डिफेंसिव पर होते हैं, इतने खामोश हो जाते हैं, इतने शांत हो जाते हैं, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ये बताया। क्योंकि क्या था कि जैसे नलिन जी बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या था कि ये सारे आंकड़े इन्होंने दिल्ली की राजनीति में भी दिए। चुनाव से पहले लगातार ये और कांग्रेस कहते रहे ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, ये सिर्फ 2 बड़े लोगों के अंदर फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर फाइट है।
और इनके इंटरनल सर्वेस जरूर हुए होंगे, मगर इन्होंने जनता को वो सर्वेस बताए नहीं, सिर्फ झूठ का सहारा लेते रहे। अब हुआ क्या कि इन दोनों बड़ी पार्टीज ने ना सिर्फ अपने सर्वेस की भी क्रेडिबिलिटी खो दी। तो अब ये लाख चिल्ला के कहें कि कोई असर नहीं होगा केजरीवाल जी का नेशनल पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आपसे सवाल ही नहीं था सौरभ, आपने मेरे सवाल को ही टाल दिया। बात नहीं मानेगी मेरे आप सवाल आपने फिर टाल दिया आपने। रागिनी आप कुछ कह रही थी, संक्षिप्त में बताइए। जी जी बिल्कुल, नहीं देखिए अभिसार मुझे थोड़ा समय दीजिए, संक्षिप्त में नहीं बताऊंगी। 3-4 बातें हैं जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। रागिनी जी संक्षिप्त में ही बताइएगा। गुजरात के विकास मॉडल की क्या त्रुटियां हैं, इसके ऊपर एक अलग विवाद हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। 2 और मुद्दे यहाँ पर जो और आपके पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने रखे। सबसे पहली बात हुई चाय वाले की कि बहुत अपनी पृष्ठभूमि के प्रति बहुत गर्व है। तो स्वाभिमान होना एक बात है, आज कहीं ना कहीं देश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके का दम्भ और अहंकार है। वो हुंकार रैली और गर्जना रैली, इस तरीके के जो नाम लिए जाते हैं उससे ही स्पष्ट रूप से झलकता है। इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगी कि अभी यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर फैसले की बात हुई, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ में एक जो सांप्रदायिक, एक जो फांसीवादी, एक जो विभाजनकारी छवि है, चलिए आपने 2 बातें कह दी, 2 बातें, सांप्रदायिक छवि, अहंकारी छवि, नलिन कोहली, वहां पर वो नहीं हो सकता। सांप्रदायिक छवि और अहंकारी छवि कही। अभिसार जी, नहीं मैं समझ गया, आप दोहरा रही हैं खुद को रागिनी। आप एक मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, वापस बार-बार नलिन जी के पास जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम बनेगा? नलिन कोहली, सांप्रदायिक छवि, अहंकारी छवि, सांप्रदायिक छवि, अहंकारी छवि। ये बहुत अद्भुत चर्चा हो रही है, क्योंकि शायद इस पूरे चर्चा में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऊपर में रागिनी जी बोलना पसंद ही नहीं कर रही, सिर्फ मोदी जी के नाम पर बात कर रही है। चूंकि नलिन जी, मुझे लगता है मैं अपनी बात सवाल पूरी कर लूं। मैडम बहुत शांति से आपकी बात, मैडम मैं आपकी बात बहुत शांति से राहुल जी के बारे में रागिनी प्लीज रागिनी, नहीं आपको रागिनी आप बात कह चुके हैं, आप बात कह चुके हैं रागिनी, आप सारी बात कह रही हैं, आप अपनी सारी बात। नलिन जल्दी संक्षिप्त में बताइए आप। नहीं बात कहाँ पूरी कही है, मैं तो शुरू किया और आपने रोक दिया बीच में। वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप। नलिन संक्षिप्त में। नहीं आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दुखी हो रही है, उनको बोलना चाहे दे दीजिए समय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हम ही लेकर आए थे, तो राहुल जी के नेतृत्व में क्या हुआ उसके बारे में भी बोलने का मौका देते आप मुझे। बस अब मैं कुछ कह दूं, मोदी जी और केजरीवाल, तभी राहुल जी पीछे छूट गए। देखिए ये जो आपने आज जिस कॉन्टेस्ट में ये चर्चा की है कि क्या केजरीवाल मोदी की महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा हो सकते हैं, ठीक है, दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद ये चर्चा का एक प्रासंगिक चर्चा है। लेकिन अगर ये चर्चा मोदी बनाम केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में करने की बात है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत फार फेच्ड है, बहुत ज़्यादा अब ये दूर की कौड़ी है। जी। राहुल गांधी के जहाँ तक पीछे छूटने की बात है, अब ये व्यक्तियों को हम लोग विकल्प के रूप में जब सिर्फ देखते हैं जी। तो बात सिर्फ जयललिता की या मुलायम सिंह यादव की क्यों नहीं हम लोग इस समय मैं आपको रोकूंगा सत्येंद्र जी, क्योंकि खबर जो आ रही है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है इस तथाकथित सहयोग को लेकर। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग स्वर उत्पन्न होकर आ रहे हैं। संगीता, ये क्या दिखाता है इस वक्त कांग्रेस के बारे में? तस्वीरें भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। जी हाँ, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जो आपको समर्थन दिया है कांग्रेस ने उसके खिलाफ, और ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का जो दफ्तर है वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है विशाल, जो हम बात कर रहे थे कि ये पूरा चुनाव एक तरह से आपने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था, लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था, और 15 साल के शासन को जो दिल्ली में था कांग्रेस का, उसको खत्म किया था, बड़े नेताओं को हराया था। वैसे में जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को ये अटपटा लग रहा होगा कि उसी आपकी। अब सवाल यहाँ पर संगीता, ये क्या इसे खारिज कर सकता है केंद्रीय आला कमान? क्या यहाँ पर एक रीथिंक हो सकता है इस आक्रोश को देखकर? देखिए, इतने से आक्रोश को देख के रीथिंक तो नहीं करेंगे जब पार्टी के नेताओं ने सोचा है, लेकिन निश्चित तौर पे इसको एक संकेत मानना चाहिए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर हो सकता है कि नाराजगी हो इसको लेकर के कि जिसने आपका यहाँ पे सुपड़ा साफ किया उसी की आप सरकार बनवा रहे हैं। और यही बात कहीं ना कहीं आप पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी हो सकता है कि इस तरह की। बिल्कुल। रागिनी नायक, हमने यहाँ पर देखा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त आक्रोश।
तो जो चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस था, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं जबरदस्त नाराजगी है उनके समर्थन को लेकर। देखिए, कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की और आज भी हमने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। दिल्ली की जनता पर दोबारा बोझ ना पड़े चुनाव का, उनकी कमर ना टूटे इस दबाव से। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज एक्चुअली अबाउट फाइंडिंग अ पॉसिबिलिटी। हमने एक विकल्प ढूंढा, उस विकल्प को हमने इसीलिए ढूंढा क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं ये कहा था। किस आधार पर विकल्प? क्या कांग्रेस का खात्मा हो जाए? उनको कैसे क्रियान्वित करते हैं? रागिनी, तो एक मौका हमने दिया। मौका, मगर उसकी कीमत क्या है? ये आपकी राय हो सकती है, आपकी बिल्कुल राय हो सकती है। हमने लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। को सम्मान देने के लिए ये निर्णय किया है। और मैं जरूर मानती हूँ कि कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जैसा मैंने तो पहली बार आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखा और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर भी सोच विचार करेगी, लोगों से जरूर बात करेगी। लेकिन इस वक्त ये बहुत जरूरी था कि लोकतंत्र की प्रणाली को सशक्त करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए दिल्ली में एक सरकार बने। दिल्ली में 2 महीने से कुछ काम काज हुआ नहीं, फरवरी से फिर आचार संहिता लग जाएगी। और जरूर केजरीवाल जी, जिनको आप एक नए विकल्प के रूप में देश में देख रहे हैं। चलिए सौरभ भारद्वाज, आपसे भी संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। सौरभ भारद्वाज भी करके दिखाएं, केवल कथनी तक सीमित ना रहे, करनी तक भी पहुंचे। सौरभ भारद्वाज, यही नाराजगी आम आदमी पार्टी के एक समर्थक में भी हो सकती है कि आखिरकार तो आपने जो सरकार बनाई है वो कांग्रेस के उस समर्थन की चिट्ठी के आधार पर बनाई है। बॉटम लाइन वही है, बुनियादी तौर पर वही है। बिल्कुल हो सकती थी सर, मगर हमने बहुत ही पार्टिसिपेटिव तरीके से रेफरेंडम लिया, जिन रेफरेंडम्स के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स और बाकी जनता सभी लोगों ने पार्ट लिया। और उन सब के पास मौका था कि अगर वो वोकल होना चाहते, अपनी राय रखना चाहते तो वहां जरूर। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में बताइए सौरभ प्लीज, मैं बहुत संक्षिप्त में जानना चाहता हूं, क्या उस खत में कहीं आपने एक लाइन लिखी थी कि ये जो हमने सरकार बनाने की कोशिश की है वो कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी के बाद की है? तो क्या कांग्रेस के समर्थन से हमें बनाना चाहिए? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जी, उसके अंदर यह था कि कांग्रेस की चिट्ठी का जवाब, हमने जो चिट्ठी दोनों पार्टियों को लिखी, दोनों पार्टियों में से एक ने जवाब नहीं दिया और कांग्रेस का जवाब आया, और जो जवाब था वो एग्जैक्टली उसमें लिखा हुआ था। तो क्या मैं रोक रहा हूं आप दोनों को, क्योंकि एक और जो बड़ी खबर आ रही है आपके सामने। राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन एक मंच पर 5 साल बाद। आप जानते हैं जो दोनों में जिस तरह की तलखी थी, लगातार एबीपी न्यूज सुबह से ये हेडलाइन आपके सामने दे रहा है कि ये दोनों एक साथ एक मंच पर आएंगे। और यहां पर आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि जब पूरा विवाद हुआ था उसके बाद इन दोनों का एक मंच पर आना अपने आप में खबर है। अशोक वानखेड़े, इस तस्वीर की क्या अहमियत मानते हैं आप? इसे ज़रूरत ज़्यादा मुझे लगता है पॉलिटिकली पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे इनकी दोस्ती है, नरेंद्र मोदी अमिताभ बच्चन इनकी दोस्ती है, ये दोस्ती यदि इनकी भी हो जाए तो मगर राजनीतिक दोस्ती तो नहीं अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी की। नहीं, राजनीतिक दोस्ती नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैसे के खातिर गुजरात चले गए होंगे वो अमिताभ बच्चन जब भी कोई कुछ काम करते हैं तो उसके बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ पढ़ा जाता है। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन राज ठाकरे के साथ गए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने शिवसेना से भी डिस्टेंस कर लिया। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आजकल ऑब्लाइज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। चलिए, ऑब्लाइज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही वक्त है। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप देख रहे थे, मगर ब्रेक में जाने से पहले उन खबरों पर निगाह डालते हैं जो राज्य स्तरीय हैं मगर जिनका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ रहा है। क्या मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बिहार के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है? जब से कांग्रेस और लालू में तालमेल की खबरें सामने आई हैं, लालू लगातार नीतीश कुमार के निशाने पर हैं। ऐसा इन दिनों व्यवहार कर रहे हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में अंदर गए थे, बाहर निकल कर आए हैं। कांग्रेस लालू में तालमेल की खबर के बाद से नीतीश की पार्टी को डर सता रहा है कि मुस्लिम वोट कहीं पूरी तरह लालू यादव के साथ न हो जाएं। खबर है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का बंटवारा अगले महीने हो जाएगा। पिछले चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से लालू को 4
और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने निशाना साधा है। कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, पता लगा लो आप। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और रात में जाके कहते हैं बैठे रहो धरना दो, बैठे रहो धरना दो, चुनाव तक मुद्दा बनाए रहो। केवल ध्यान समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर पे ही बना रहे हैं, ये षड्यंत्र है। राहुल गांधी रविवार को मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से मिलने राहत शिविरों में गए थे। मुलायम सिंह के मुताबिक राहत शिविरों में अब रह रहे लोग पीड़ित नहीं बल्कि साजिश करने वाले हैं। यूपी की 80 सीटों में से एसपी और कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दिल्ली में जाट समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आरक्षण के लिए समर्थन करने का शुक्रिया जताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये लोग मिलने पहुंचे थे। केंद्र सरकार की नौकरियों में जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की तैयारी सरकार ने हाल ही में शुरू की है।